वर्तमान समय की राजनीति में देखें तो सबसे बड़ा विवाद जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में ही है। कई बार राज्य सरकारों को ये लगता है कि केंद्र सरकारें उनके मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। ऐसे में केंद्र राज्य के संबंधों की प्रकृति क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्या केंद्र सरकार को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करे? जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आज हम चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे, जहाँ हमारे चैप्टर नंबर 3 की जो थीम है वो इसी पर है कि केंद्र और राज्य के इस बदलते समय में जो संबंध हैं, इन संबंधों का प्रभाव भारत की राजनीति पर क्या पड़ता है। जहाँ हम ये पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य के विधायी संबंध किस प्रकार से हैं, आर्थिक संबंध किस प्रकार से हैं और प्रशासनिक संबंध किस प्रकार से हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं सुना है तो सबसे पहले उनको जरूर सुन लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको कुछ हद तक आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। सबसे पहले हर चैप्टर की तरह यहाँ एक प्रस्तावना दी गई है, और चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है कि जो भारतीय संघ का निर्माण है उसमें ऐतिहासिक कारक कौन कौन से रहे हैं। यानी कि जो भारतीय संघ है, क्या वो एकदम से निर्माण हो गया उसका? तो जी नहीं। भारतीय संघ जो देन है वो ब्रिटिश की है। जब 1935 का एक्ट पास किया गया था तो उसमें सबसे पहली बात ये की गई थी कि भारत का जो स्वरूप होगा वो संघीय स्वरूप होगा। तो इससे पहले हम संघीय स्वरूप की बात करें, उससे पहले हम जान लें कि संघीय स्वरूप क्या होता है। तो देखो, संघवाद का मतलब होता है, सबसे पहली बात होगी वहां पर दोहरे स्तर की सरकारें होंगी। एक राज्य स्तर पर सरकारें होंगी और एक केंद्र स्तर पर सरकारें होंगी। जैसे कि अमेरिका की अगर बात की जाए, अमेरिका में राज्यों को भी स्वायत्ता दी गई है और केंद्र को भी स्वायत्ता दी गई है। केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्यों को केंद्र से अलग होने की शक्ति दी गई है। भारत की बात की जाए तो भारत में भी आप देखिए, राज्य स्तर की सरकारें अपना कार्य करती हैं और केंद्र स्तर की सरकारें अपना कार्य करती हैं। हालांकि हमारे यहाँ केंद्र सरकार को थोड़ा सा पावरफुल बनाया गया है और वो राज्य को अपने कंट्रोल में रखती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक संघीय देश नहीं है, बल्कि भारत एक अर्ध संघीय देश है, यानी कि आधा संघ है। तो जब भी मैं कहूँगा कि एक संघीय देश की पहचान बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो एक संघीय देश की पहचान में ये बताऊँगा कि वहाँ पर दोहरी सरकारें होंगी, एकीकृत न्यायपालिका होगी, लचीला व कठोर संविधान होगा, लिखित संविधान होगा। संविधान ही इस देश की जो सर्वोच्च नियम कानूनों का जो होगा वो दस्तावेज होगा। संसदीय व्यवस्था हो सकती है। तो इस टाइप की जहाँ पर भी लक्षण मिलेंगे हमें, हम कहेंगे इस लक्षण संघवाद के हैं। और भारत में भी इसमें अधिक से अधिक लक्षण मिलते हैं, लेकिन भारत में बात यह है कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत एक प्रॉपर संघीय देश नहीं है। इवन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें भी भारत के लिए एक संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। तो इतना तो मतलब आपको पता चलेगा जी। हम संघ की बात करेंगे तो संघ का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक संघीय देश कैसा होता है। तो भारत की बात की जाए तो भारत के संघीय स्वरूप की बात की गई थी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। यानी कि जब ब्रिटिश शासन था हमारे ऊपर तो 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम पास किया गया था। जो आज का संविधान है वो उसी की कार्बन कॉपी है। तो इसमें सबसे पहले संघीय रूप की बात की गई थी। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था, और 1946 में कैबिनेट मिशन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इन सभी ने संघीय सरकार के लक्षण की बात की भारत में। अच्छा, भारत में हम संघ की बात क्यों कर रहे हैं? हमने एकात्मक सरकार की स्थापना क्यों नहीं की? उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है, देखिए, भारत में बहुत सारी रियासतें थी और उन रियासतों के अपने अपने एक राजा थे। तो उन रियासतों का एकीकरण करके भारत का निर्माण किया गया। तो ऐसे में जो भारत की क्षेत्रीय भिन्नताएं थी, क्षेत्रीय स्तर पर जो ये भिन्नताएं थी, इनको भारत में समस्याएं ना हो, भारत में जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इन्हें समस्याएं ना हो, तो इसके आधार पर राज्यों का निर्माण इस प्रकार से किया जाना था कि उस स्तर का शासन उस स्तर की सरकार चलाए। क्योंकि जितना ज़्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से शासन किया जा सकता है। तो इसलिए भारत को एक संघीय राज्य बनाने की जरूरत थी। भारत एक एकल देश नहीं बन सकता था। तो आज़ादी की जो पूर्व संध्या थी, यानी कि आज़ादी के समय, हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि किस प्रकार से एक संघीय देश का निर्माण हो। ऐसे में संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया कि हमारा देश एक अर्ध संघीय टाइप का देश होगा, यानी कि संघीय लक्षण तो होंगे लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया जाएगा। उसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया कि भैया भारत में केंद्र सरकार इसलिए शक्तिशाली होगी क्योंकि भारत को आज़ादी के साथ मिला है विभाजन, और ऐसे में अगर हमने राज्य सरकार को अमेरिका की तरह ज़्यादा शक्तियाँ दे दी तो हो सकता है कि ये राज्य अलग होने की डिमांड करने, क्योंकि इनके पास अपनी सैनिक शक्ति हो जाएंगी, वित्तीय शक्ति हो जाएंगी। तो ये हो सकता है कि ये सभी राज्य
देश की एकता अखंडता को प्रभावित कर दें। तो देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को पावरफुल रखा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में यानी कि संविधान सभा में इस चीज़ को लेकर विवाद भी हुआ कि भैया केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएंगी तो राज्य सरकार अपने डिसीजन ही नहीं ले पाएगी, राज्य सरकार एक तरीके से केंद्र पर निर्भर ही हो जाएगी। भारत का संघ एक ऐसा संघ होगा जिसमें राज्य केंद्र पर निर्भर रहेगा। तो ये सब मामलों को तूल नहीं दिया और कुल मिलाकर हमने जो निर्णय लिया वो ये लिया कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जो लक्षण तो संघीय होंगे लेकिन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी, क्योंकि उस समय जो दंगे फसाद की स्थिति थी, देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा था, उसमें ऐसे निर्णय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था। संविधान सभा ने महसूस किया यदि हम एक मजबूत केंद्र की विचारधारा को छोड़ देंगे तो ये हमारे देश की एकता अखंडता और राष्ट्रीयता को खतरा पैदा कर देगी। हालांकि भारतीय के संविधान में भारत के लिए राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, संघवाद शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ। केसी वियर ने भारतीय व्यवस्था को अर्ध संघीय व्यवस्था कहा है। तो ये तो बात आपको पता चलेगी कि संघवाद का मतलब क्या होता है और भारतीय संघ का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ था और किस प्रकार से 1935 के एक्ट में पहली बार संघ शब्द का प्रयोग किया गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध क्या है। तो देखिए, विधायी संबंध का मतलब ये है कि कानून निर्माण की शक्ति, कौन से कानून निर्माण की शक्ति केंद्र के पास है, कौन सी राज्यों के पास। देखिए, दिक्कत ये होती है, एक आम आदमी ये सोचता है कि ये काम इस वाली गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये वाला काम उस गवर्नमेंट के अंडर है या नहीं है, यानी कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, कौन से काम राज्य सरकार के अंतर्गत हैं, ये किसी को पता नहीं होता और बहस करने लग जाते लोग बाग। तो यहाँ पर हमें यही पढ़ाया जाएगा कि केंद्र सरकार की शक्तियाँ किन कानूनों के निर्माण की है और राज्य सरकार किन कानूनों का निर्माण कर सकती है। इसके लिए भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 245 टू 255 जो कि भाग 11 में है, इसमें भी भारत में केंद्र और राज्य के संबंधों में विधायी विधान लिखे गए हैं। लेकिन जब आप शक्तियों का बंटवारा देखते हैं तो शक्तियों का बंटवारा आपको कहाँ मिलेगा, 7वीं अनुसूची में। तो मैं अगर आपसे पूछूं किस आर्टिकल में, तो आप बताएंगे संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है भाई। और खासतौर पर जो शक्तियों के बंटवारे की बात किया है तो कहाँ पर है, 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची को संघ सूची भी कहा जाता है। तो संघ सूची में वो सारे विषय होंगे जो कि केंद्र सरकार बनाएगी, नियम संसद नियम बनाएगी, वो पूरे देश के लिए नियम बनेंगे, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, संचार विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेलवे हो गया, अंतर्राज्यीय व्यापार कैसा होगा, बैंकिंग सेक्टर हो गया, मुद्रा हो गई, बीमा हो गई, सुरक्षा हो गई, जैसे कि हम आर्मी कहते हैं, आर्मी कौन सी, इंडियन आर्मी कहते हैं, कभी आपने सुना दिल्ली आर्मी क्या। तो संघ सूची में वो सभी विषय शामिल होंगे जिसमें कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। इसमें बात की जाए तो विदेशी मामले आएंगे, संचार से संबंधित आएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय आएगा, रेलवे आएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग इत्यादि। इसी प्रकार से राज्य सूची की बात की जाए तो इसमें वो विषय शामिल होंगे जिसमें कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसमें अगर बात की जाए तो पहले 66 विषय थे, अब 61 है, जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, भू राजस्व, स्थानीय सरकार, जन स्वास्थ्य की बात की जाए, शराब, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगी, राज्य सूची। समवर्ती सूची में वो विषय होंगे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां होंगी कानून बनाने की, यानी कि राज्य चाहे तो राज्य भी उस क्षेत्र में कानून बना सकता है और केंद्र चाहे तो केंद्र। लेकिन जब केंद्र कानून बनाएगा तो केंद्र वाले कानून ज़्यादा प्रभावशाली होंगे राज्यों में, यानी कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो केंद्र के कानून को कम कर दे। तो समवर्ती सूची में उस समय 47 विषय थे, अब लगभग शायद 52 विषय हैं। तो ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है, ये समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, तो डाटा पे आप नहीं जाएंगे। संवर्धित सूची की बात की जाए तो इसमें शिक्षा, वन विभाग, बिजली, नापतौल डिपार्टमेंट, उत्तराधिकारी नियम, ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं ये संवर्धित सूची में शामिल किए गए हैं, जिसमें केंद्र और राज्य नियम बना सकता है। और यही सबसे बड़े विवाद की जड़ भी है, क्योंकि राज्य जब कोई नियम बनाता है और मान लीजिए उसी समय केंद्र ने कोई नियम बनाया है, तो राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता जो केंद्र के उलट में हो, जबकि केंद्र के नियम ही प्रभावशाली होंगे। इसके लिए विवाद बना रहता है, ऐसा आर्टिकल 254 के क्लॉज 2 में लिखा है। चौथे नंबर पर शक्तियाँ आती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि एक होगी संघ सूची, एक हो गई राज्य सूची और एक होगी संवर्ती। अब देखो जो इसमें नहीं है वो सारी जो बची कुछ शक्तियाँ उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं।
ये कनाडा से प्रेरित है, यानी कनाडा के संविधान से हमने लिया है ये प्रावधान आर्टिकल 248 में, जिसमें हमने ये कहा है कि जितनी भी बची कुची शक्तियां हैं, मान लो जो रह गई हैं या फिर जो नए नियम आएंगे, वो केंद्र सरकार के अधीन जाएंगे, यानी कि संघ सूची में जाएंगे। तो इस टाइप से हमने ये देखा कि शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। आगे ये है कि राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, यानी कि राज्य कोई कानून बनाता है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नियंत्रित स्थापित कर सकती है। देखिए क्या कहता है, ये विवादों का कारण भी है बहुत ज़्यादा। कह रहा आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत के अनुरोध से अगर कोई प्रस्ताव पास कर दे, यानी कि देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, आपको पता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और राज्यसभा अगर अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत के माध्यम से, यानी कि 67% लगभग लोग क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं, तो अगर उसने कोई कानून बनवा दिया राज्य सूची पर, तो संसद ऐसा कानून बनाएगी। यानी कि संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है सबसे पहला। यानी कि मैं कैसे कहूँगा कि राज्यों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा है, राज्यों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण है, या मैं कैसे कह सकता हूँ राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण है। तो आप कहोगे आर्टिकल 249 संसद को यह अधिकार देता है कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत के साथ, यानी कि 67% मेजोरिटी के साथ किसी नियम को बनाने के लिए कहती है और वो नियम राज्य सूची से संबंधित है, तो संसद वो नियम बना देगी। तो इस प्रकार से जो राज्य विधानमंडल को कानून बनाना चाहिए, वो कानून भी संसद बना सकती है अगर राज्यसभा उसका अनुमोदन कर दे। तो इससे ये पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट में कितना ज़्यादा दबदबा है। इसके अलावा हालांकि ये कानून 1 साल के लिए होगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 250 ये कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो संसद को ही सारे कानून बनाने के अधिकार होंगे। ऐसे में राज्य के जो कानून बनाने के अधिकार है उससे छीन लिए जाएंगे। हालांकि ये प्रावधान सिर्फ 6 महीने तक के लिए होगा। आर्टिकल 252 ये कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं संसद से अनुरोध करती हैं कि हमारे लिए ये कानून बनना चाहिए, और वो कानून है राज्य सूची का विषय। देखो राज्य सूची पर वैसे तो राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ये कह दें कि हाँ भैया संसद को ये कानून बनाना चाहिए, राज्यपाल के माध्यम से वो ये बात पहुंचा दे राष्ट्रपति तक, तो कानून बन जाएगा। आर्टिकल 252। आर्टिकल 253 संसद को यह अधिकार देता है कि संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी हिस्से में किसी भी संधि के तहत, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत उसे लागू कर सकता है। 356 पता है क्या कहता है, आर्टिकल 356 कहता है एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और वहां पर इमरजेंसी घोषणा कर दी जाती है। इन सभी प्रावधानों के अलावा भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 राज्यपाल को ये पावर देता है कि राज्यपाल किसी भी कानून को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यानी कि देखिए, जैसे राज्य विधानसभा जो है वो कोई कानून बना रही है, वो कानून राज्यपाल के पास जाएगा साइन होने के लिए। तो ऐसे में राज्यपाल अगर उसे साइन कर दे तो मामला यहीं फिनिश हो गया। लेकिन राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के तहत ये पावर है कि वो उस चीज़ को राष्ट्रपति के पास ही भेज सकता है। और आप सभी को पता है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहमति के अनुसार ही कार्य करता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार इस माध्यम से भी राज्य कानूनों पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हम कैसे कह सकते हैं कि राज्य विधानसभाओं पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो आप बताओगे आर्टिकल 259, 250, 252, 253, 356 और आर्टिकल 200 में जो प्रावधान हैं, इन प्रावधानों से हमें यह पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, नियंत्रण है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के बंटवारे का वर्णन कीजिए, तो आप कर देंगे। आगे केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है, यानी कि प्रशासन किस टाइप से चलाया जाएगा। तो संविधान के भाग 11 में ही वर्णन है, आर्टिकल 256 से 263 के बीच में ही वर्णन है कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध किस टाइप से चलेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि भारत के संविधान में भैया एक मजबूत केंद्र सरकार है, बहुत सारी एकात्मक विशेषताएं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब स्टेट गवर्नमेंट की कठपुतली को बदल सकती है। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां वो राज्य सूची में हैं, और केंद्र सरकार की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं वो केंद्र सूची में, जैसा कि हमें पता चला है। लेकिन फिर भी राज्यों को केंद्र का दिशा निर्देश प्राप्त रहता है। आर्टिकल 256 ये कहता है भारतीय संविधान का कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो संसद के बनाए गए कानूनों के हिसाब से चलेंगी। आर्टिकल 257 ये कहता है कि केंद्र सरकार को उस राज्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, यानी केंद्र सरकार को पावर देता है आर्टिकल 257 कि हर राज्य के लिए दिशा निर्देश जारी करें।
इस संबंध में राष्ट्रीय सैनिक महत्व के जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे भी कंट्रोल करने का पावर केंद्र सरकार के पास है। और आर्टिकल 365 ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को फॉलो करोगे। अगर 365 के हिसाब से बनाए गए कानूनों को आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर 356 लागू कर दिया जाएगा। चीज़ों को बहुत ध्यान समझना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास किया है तो आर्टिकल 365 राज्यों को यह जिम्मेदारी देता है कि आर्टिकल 365 के तहत आपको केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपने राज्य में फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई राज्य ऐसा करने में असफल हो जाता है तो केंद्र सरकार के पास ये पावर है आर्टिकल 356 के तहत कि भैया आप उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, एनआरसी जब आया था तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एंटी सीए करके क्या करा, अपनी वेबसाइट पर रख दिया। तो एंटी सीए जब करके उन्होंने अपनी वेबसाइट पर करा तो एक नोटिस भेजा गया उनको कि अगर आपने अपनी वेबसाइट से वो नहीं हटाया तो हम आर्टिकल 356 का भी यूज़ कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर ना हट गया वो। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून पास कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को उसे फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल कह रहा है ये बात? 365। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट 356 का यूज़ करके आपातकाल लगा देगी और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देगी। अब देखिए, भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल ऐसे हैं। वैसे तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में लिखा है। यानी कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आप आपातकाल लगाने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखिएगा, क्योंकि आपातकाल भी कई प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जो कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में यूज़ किया था। उस समय हमारे संविधान में ये लिखा था आर्टिकल 352 के बारे में कि अगर देश में आंतरिक गड़बड़ चल रही है तो आप आपातकाल लगा सकते हैं। तो जो आपातकाल 1975 का लगाया गया, ये आपातकाल तो देखो संवैधानिक था। भले ही आज हम यूँ कहते हैं कि वो आपातकाल लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो संविधान में लिखा उसी के हिसाब से तो काम हुआ था, गैर संवैधानिक तो नहीं हुआ था। तो संविधान के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो चीज़ें गलत कैसे हो गई? तो आपातकाल का जो प्रयोग किया गया, आर्टिकल 352 कहता था कि आंतरिक जो लड़ाई झगड़े हैं, आंतरिक गड़बड़ के आधार पर आप आपातकाल लगा सकते हैं। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इसने संविधान में संशोधन किया और उस संशोधन में ये कह दिया कि अब ना सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जा सकता है जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो या फिर बाहरी लड़ाई हो, युद्ध हो, संघर्ष हो। यानी कि आज के टाइम पे आंतरिक गड़बड़ के आधार पर आपातकाल नहीं लग सकता। आज के टाइम पे अगर आपको आपातकाल लगाना है तो देश में सशस्त्र विद्रोह होने चाहिए, लड़ाई झगड़े हो रहे हो या फिर किसी देश से हमारा युद्ध हो रहा हो, तो आर्टिकल 352 के तहत हमारे पूरे देश में इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 356 अभी मैंने बताया, आर्टिकल 356 ये कहता है कि केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो राज्यों को निर्देश दे और अगर वो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर उसे बर्खास्त कर दें। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही भी थी कि देखिए ये आर्टिकल लिखे तो जा रहे हैं संविधान में लेकिन इनका प्रयोग नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी आर्टिकल 352 का यूज़ हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो सबसे पहले उन्होंने 356 का यूज़ तभी के तभी कर दिया। तो मोस्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आर्टिकल 356 का जो यूज़ करती हैं वो अपने शक्तिशाली होने का प्रयत्न करती हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके ये दिखाना चाहती हैं कि अगर वो इनके खिलाफ चलेगी तो वो शासन नहीं कर सकती। जैसे कि अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद 1954 में आंध्र प्रदेश में, 1959 में केरल में सरकारें जो थीं वो नेहरू जी ने बर्खास्त कर दी। इसके बाद जब जनता पार्टी बनी 1977 में तो उसने जितने भी स्टेट में कांग्रेस की सरकारें थी उनमें से अधिकतर को बर्खास्त कर दिया कि वो सही से शासन नहीं कर रही हैं। ऐसे 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई तो उन्होंने जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो कई बार क्या होता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पार्टी की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी की सरकार है तो विवाद होगा और इन विवादों की अंतिम भूमिका ये होती है कि राज्य सरकार को आप बर्खास्त कर दो। तो ऐसा पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। आज ऐसा यूज़ होता है तो हम कहते हैं ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राजनीति को आप अच्छे से पढ़ो तो आपको पता चलता है जो चीज़ें आज हो रही हैं ना वो पहले भी हो चुकी हैं, कोई चीज़ इसमें से नई नहीं है। फिर वही वाली बात आती है चोर चोर मौसेरे भाई, हम लोग लड़ रहे हैं कि हाँ भाई वो इस पार्टी, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको आर्टिकल 352 पता चल गया, 356 पता चल गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी पावर है ये भी बात पता चल गई। इसके अलावा केंद्र से राज्यों की शक्तियों का प्रत्यायोजन, तो आर्टिकल 258 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को कुछ विशेष कार्य भी सौंप सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 258 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को कुछ विशेष कार्य सौंप सकते हैं जिसके लिए कुछ शर्तें हो सकती हैं। इसके अलावा राज्यपाल की बात की जाए तो भारत में जो कि राज्यों का संघ है, इस समय भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों का संवैधानिक जो जिस प्रकार से भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, उसी प्रकार से हर राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति।
लेकिन लोग ये कहते हैं कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, क्योंकि वो राज्यों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है। इस प्रकार देखा जाए तो राज्यपाल के माध्यम से स्टेट पर कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। इसके अलावा राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं जिसे वो इस्तेमाल करता है। जैसे सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, गठबंधन के तौर पर खास तौर पर विधानसभा को संबोधित करना, मेजोरिटी नहीं है तो वहाँ पर डिसीजन लेना, या कोई कानून अगर उसके पास आ रहा है साइन के लिए, कोई विधेयक आ रहा है तो उसे राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। ये सब राज्यपाल की भूमिका है जो कि विवादों में रहती है आए दिन, खासतौर पर जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की होती है और स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की होती है, तो राज्यपाल को लेकर लड़ाई झगड़े हमेशा रहते हैं। जैसे कि दिल्ली में आप देखते हैं आए दिन केजरीवाल जी की तरफ से हमेशा शिकायत रहती है कि एलजी ने फाइल पास नहीं करी, एलजी ने वो फाइल पास नहीं करी, तो ये मतभेद रहते हैं। लेकिन आपने यूपी में नहीं सुना होगा, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है, तो जब दोनों पार्टियां एक जैसी होंगी तो मतभेद कम होंगे। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जल संसाधन और राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर तो आर्टिकल 262 नदी जल बंटवारे और नदी घाटी से संबंधित है। संसद दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद में नियम कानून बना सकती है। जैसे बहुत सारी नदियां विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो दो राज्यों के बीच में जो जल विवाद हो रहा है उन विवादों को निपटारा संसद कर सकती है। संसद उसके लिए कानून बनाएगी, राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय काउंसिल्स की भी स्थापना होती है आर्टिकल 263 के तहत, जो कि ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो इस चीज़ अंतर्राज्यीय परिषद गठन का अधिकार देता है, जो राज्यों के बीच होने वाले विवादों को निपटारा करती है। जैसे कि पंजाब हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ को लेकर विवाद हमें भी बना हुआ है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, देखो अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो इन सब के माध्यम से केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट पर कंट्रोल करती है। तो राज्य पर केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण है। कुल मिलाकर बात ये होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पर केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण कैसे है, तो आप कैसे बताओगे? आर्टिकल 256 का यूज़ करोगे, 352 का यूज़ करोगे, 356 का यूज़ करोगे, राज्यपाल की नियुक्ति बताओगे, राष्ट्रपति की भूमिका बताओगे, अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सारी चीज़ें चिक चिक कर कहती हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा है किस पर? स्टेट गवर्नमेंट पर। आई होप सो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चैप्टर देखिए बहुत ही अच्छा है अगर वर्तमान परिस्थितियों को आप समझना चाहते हैं तो। चैप्टर में अंतिम चीज़ जो समझाई जा रही है वो ये बताई जा रही है, केंद्र और राज्य के बीच में अब वित्तीय संबंध। अब तक हमने कार्य कानून बनाने की शक्ति देख ली किसके पास है, कार्य करने की शक्ति देख ली हमने किसके पास है। अब हम बात कर रहे हैं पैसे की। बिना पैसे के तो नहीं चल सकते हैं भैया, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो वित्तीय संबंधों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी दबदबा किसका होने वाला आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक, यानी कि 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया जाएगा कि कर लगाने की शक्ति किसके पास है। तो जैसे कि इस समय जीएसटी है 2016 में, आगे बताया भी जाएगा, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की शक्तियाँ और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। तो सबसे पहले हम अनुदान सहायता की बात करते हैं। तो राज्य के साथ जो टैक्स पूरा कलेक्ट किया जाता है उस राजस्व को साझा किया जाता है कि इतने परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का, इतना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो राज्यों के साथ राजस्व साझा करने के अलावा राज्यों की और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। इन सब ज़रूरतों के लिए केंद्र सरकार हर साल बजट में अनुदान रखती है। आर्टिकल 275 संसद को अधिकार देता है और आर्टिकल 282 के तहत केंद्र और राज्य दोनों किसी भी सरकारी उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं। यानी केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, कोई भी ऐसा उद्देश्य जो सार्वजनिक है, सबके हित के लिए, उसमें अनुदान दे सकते हैं। आर्टिकल 282 ऐसा कहता है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय व्यवस्था के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया आर्टिकल 280 के तहत, जो कि राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का नियुक्ति करे और सिफारिश करे कि हाँ भैया राज्य सरकारों के लिए कहाँ कहाँ पैसों की जरूरत है और किस प्रकार से बजट का आवंटन किया जाए। ये हर 5 साल में वित्त आयोग बनता है। इसके अलावा पहले योजना आयोग बनाया गया था। आज़ादी के बाद देश में योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट आती है और ये योजना आयोग को खत्म कर देती है और उसकी जगह बनाती है नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। इसके माध्यम से ये माना गया है कि राज्यों की भूमिका को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो किस प्रकार से कैसे कैसे कहाँ कहाँ बजट पेश किया जाए, कैसे कैसे किन चीज़ों में पैसा लगाया जाए, इन सब चीज़ों की चर्चा की जाती है। इसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, जबकि योजना आयोग में नहीं था। इसके अलावा वर्तमान में जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी को लेकर शुरुआत में बहुत ज़्यादा मतभेद थे, लेकिन वर्तमान में मुद्दा कहीं ना कहीं हल हो गया है। तो हालांकि ये मान लीजिए जीएसटी कोई नई चीज़ नहीं है, 20 साल पुरानी है। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो इस सरकार ने जीएसटी का विचार पेश किया था और एक कमेटी बनाई थी कि भैया आपको जीएसटी का डिजाइन और आकार तय करना है। कमेटी 2003 में रिपोर्ट पेश करेगी। इसके लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना भी की जाएगी,
लेकिन इससे पहले वो कुछ काम कर पाती बीजेपी की सरकार, यानी कि उस समय जो एनडीए की सरकार थी अटल जी की, वो गिर गई। फिर जब वापस से मोदी की सरकार आई तो मोदी जी की सरकार में क्या हुआ, 101 अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संविधान का 101वां संशोधन हुआ 2016 में। और इसके माध्यम से जो छोटे छोटे कर थे वो सारे कर खत्म कर दिए गए। दलील ये दी गई कि हर बार प्रोसेस पे अलग कर लगता है, जिसके माध्यम से कर की वसूलने में भी दिक्कत हो जाती है और आम आदमी पर बोझ भी ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे में सारे खत्म कर दो कर, और एक कर शुरू कर दो, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मई 2015 में विधेयक पास होता है, 2016 में मई 2015 में विधेयक पेश किया जाता है और 2016 में इसे पास कर दिया जाता है। तो संविधान के 101वें संशोधन के माध्यम से जीएसटी की स्थापना हुई। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय शक्तियां हैं, ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो ओवरलैप कर जाती है। केंद्र के पास निर्माण पर कर लगाने की शक्ति है, जबकि राज्यों के पास माल की बिक्री पर कर लगाने की शक्ति है, यानी कहीं पे कोई चीज़ बन रही है तो उसके ऊपर केंद्र सरकार कर लगाएगी। मानव का उपयोग कैसे करना है, अफीम हो गए, नशीले पदार्थ हो गए, इन सबको छोड़कर। जबकि जितने भी माल की बिक्री होगी उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसका है, राज्यों का। लेकिन जीएसटी से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। जीएसटी को लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल की स्थापना करी गई है आर्टिकल 279A के तहत, जिसमें राष्ट्रपति को जीएसटी काउंसिल की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बात की जाए तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री भी होंगे जो कि इंचार्ज होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री होंगे, विला मंत्री भी होंगे, राज्य सरकार द्वारा नामित किए गए जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी होंगे इसमें। तो इस टाइप से एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना की जाएगी जो कि विभिन्न राज्यों के लिए और केंद्र के मध्य जो राजस्व संबंधी बंटवारा है उसके लिए कार्य करेगी। हालांकि इसको लेकर आए दिन मतभेद होते रहते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण आया कोविड। तो देखो, जब कोविड आया तो मुद्दा पता है क्या हुआ, कोविड-19 के बाद केंद्र सरकार ने कह दिया, मतलब देखो जीएसटी के माध्यम से टैक्स जाएगा सारा केंद्र सरकार के पास। उसके बाद केंद्र सरकार जो पैसा आएगा उन पैसों को किसको देगी, स्टेट गवर्नमेंट को, बजट के माध्यम से। तो कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, पैसा आया नहीं, जीएसटी की जो कलेक्शन था वो रुक गया। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये दलील दी, भैया कोविड-19 की वजह से हमारे पास पैसा नहीं आया तो हम आपको उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जितना पैसा दे पाते थे। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट की भी समस्या है, क्योंकि राज्य सरकार को काम करना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप पीछे से पैसा रोक दोगे तो वो कैसे काम करेगी। अब जो जनता है वो अनपढ़ है, जनता ये सोचेगी ये काम नहीं कर रही है तो इस बार सरकार हटा दो। तो इसलिए राज्य सरकार आए दिन केंद्र सरकार के ऊपर ही आरोप लगाती रहती है, भैया हमारा पैसा रुका हुआ है, हमें पैसा चाहिए, हमारा पैसा रुका हुआ है, हमारा पैसा चाहिए। तो ऐसे में वित्त मंत्री असमर्थ है और वो कह रहा है ये एक प्राकृतिक घटना है, भैया हम क्या कर सकते हैं। तो ये मुद्दा गंभीर रहा भाई, और अब भी इसको लिए समस्या हो रही है। जैसे कि यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए भी गए हैं जो कि मैंने आपको समझाए हैं। जैसे 3 लाख करोड़ जीएसटी मुआवजे की जरूरत थी राज्यों को, लेकिन 65,000 करोड़ इकट्ठा हो पाया। तो 2,35,000 जो करोड़ था वो नहीं हो पाया, तो कलेक्शन ही नहीं हुआ, तो दिया कैसे जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के ये आंकड़े हैं। तो जीएसटी को लेकर भी आए दिन विवाद रहता है। केंद्र राज्य संबंधों में विवाद तो हमने बहुत पढ़ लिया, क्या सुधारना भी चाहिए। तो इसके लिए स्थापना हुई सरकारी आयोग की 1983 में। तो 9 जून 1983 को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया। इसके अलावा इस आयोग में श्री बी शिव रमन भी थे और डॉक्टर एस.आर. सेन भी थे। हालांकि अध्यक्ष सरकारिया थे, इसलिए इसका नाम सरकारी आयोग पड़ा। इस आयोग ने ये सिफारिश करी और अपनी रिपोर्ट भेजी। 247 सिफारिशें इसने करी थी। हालांकि जितनी भी इसने सिफारिश करी थी उन सभी सिफारिशों को माना नहीं गया है। इसने ये भी सिफारिश करी थी कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को जो है वो फिर से अच्छा किया जाए, अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना भी की जाए। सरकारी आयोग की सिफारिश पे ही राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय काउंसिल की स्थापना भी की थी। इसने ये भी कहा था थोड़ी सी जो शक्ति का बंटवारा है उसे भी अलग तरीके से स्थापित की जाए, लेकिन इस चीज़ को माना नहीं गया। इसके अलावा जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी बोल रहा हूँ मैं, वैसे एनडीए की सरकार थी अटल जी की, तो 22 फरवरी सन 2000 को, क्योंकि संविधान का निर्माण हुए 50 साल हो गया था, तो संविधान किस हद तक सफल रहा है इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे M.N. वेंकटचलैया, जिससे ये कहा गया था कि भैया आपको ये देखना है कि हमारा संविधान अपनी आकांक्षाओं पे सफल हुआ है या नहीं हुआ है। जिस संविधान को हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो संविधान आज की परिस्थितियों में भी है या ठीक नहीं है। तो इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट ने भी कहा था कि केंद्र और राज्य के संबंध जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो यानी केंद्र राज्य संबंधों के सुधारों पर समय समय पर बहुत सारे आयोग बने हैं, उन्होंने अपनी सिफारिशें दी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। बात यह है कि उन रिपोर्ट्स पर काम करना बाकी है। और सबसे बड़ा आयोग जो माना जाता है वो है मदन मोहन पुंछी आयोग, जिसे पुंछी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सन 2007 की बात है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे मदन मोहन पुंछी। इन्होंने भी केंद्र राज्य संबंधों की जांच की। इन्होंने कहा कि राज्यपाल की जो भूमिका है और जो आपातकालीन प्रावधान है, नदी जल जो बंटवारा है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, उन मुद्दों की जांच होनी चाहिए। 273 यानी कि 273 सिफारिशें पेश की थी।
सन 2010 में इन्होंने अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन बात वही आती है, यहाँ पर लिंक दे दिया गया है, लेकिन इन पूंछी आयोग की भी बात नहीं मानी गई। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये पूछने वाला है आपसे, केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति बताइए, किन चीज़ों को लेकर विवाद रहता है, इस चीज़ के बारे में बताइए, और कैसे आप इसमें सुधार कर सकते हैं ये बताइए। तो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आशा है आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। तो चीज़ें कैसी घटित हो रही हैं, आज जो भारतीय राजनीति में विवाद है वो आज के नहीं है, देखा जाए तो ये चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। तो प्लीज़ अपने बहुमूल्य टिप्पणियाँ हमारे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, ताकि हमें पता चल पाए कि चीज़ें सही चल रही हैं या इनमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।